दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और एक विमर्श बहुत चर्चा में है और वो विमर्श है कि क्या भारत में वाकई में अब लोकतंत्र जिंदा है? क्या भारत में वाकई जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं? क्या वाकई में एक आम इंसान अब भारत की डेमोक्रेसी पर भरोसा कर सकता है? आपको पता है कि लोकतंत्र की जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव। और अगर पारदर्शी चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र पर सवालिया निशान लग ही जाएगा। तो इस तरह की चर्चा को एक आयाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमेश जी। रमेश जी, स्वागत है आपका। तो क्वेश्चन यही है और शुरुआत ही यहीं से करेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि डेमोक्रेसी अभी जिंदा है? आलोक जी, देखिए, आज आज़ादी के लगभग 75 साल मोटा मोटा हो गया और भारत में जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संवैधानिक लोकतंत्र की परिकल्पना की थी, आज वो जिस मोड़ पर पहुंचा है, हालांकि मैं इसको ये मानता हूं कि पूरे दुनिया में एक फिनोमिना भी है जब जो इस तरह की रिग्रेसिव फोर्सेस हैं वो असर्ट कर रही हैं और उसके तमाम सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन भारत जैसे देश के लिए जो एक नवोदित लोकतंत्र था, तो वहाँ निश्चित रूप से यहाँ जो परिकल्पना थी वो हम उस उद्देश्य पे नहीं पहुँचे। वो जो हमारा सपना था वो और वर्ष पिछले 2014 के बाद कम वो और बुरी स्थिति में पहुंच रहा है। जबकि जो भी था, तमाम कमियों के बावजूद पहले की जो हुकूमत रहे, जो दल रहे, उन्होंने इतना तो किया ही था कि दक्षिण एशिया के देशों में भारत एक बेहतर देश के रूप में स्थापित हो रहा था। एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में एक बेहतर मुल्क की तरह हमारा देश आगे बढ़ रहा था और तमाम मामलों में वो यूरोपियन देशों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तमाम दूसरे मानकों पर वो यूरोपियन देशों से कम्पीट करने की स्थिति में बढ़ रहा था। लेकिन 2014 से जिस तरह से जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है, वो पूरी जो हमारी सामूहिक चेतना है उसको कुंद किया है और उसके साथ साथ एक राष्ट्र के रूप में जितने आयाम हो सकते हैं, चाहे वो वैदेशिक मामलों का मामला हो, चाहे वो हमारे वाणिज्य और व्यापार का मामला हो, शिक्षा की गुणवत्ता हो, शिक्षा की स्थिति हो, चारों तरफ से गिरावट आई है पिछले 10 सालों में। तो ओवरऑल अगर हम फैज़ के शब्दों में कहें तो ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। क्या बात है। और कभी सेना का हस्तक्षेप नहीं हुआ, तमाम ये पॉजिटिव चीज़ें रही। हमारे चुनाव आयोग की देश दुनिया में बड़ी प्रतिष्ठा थी, अफ्रीकन कंट्रीज तक में यहाँ प्रशिक्षण देने यहाँ का चुनाव आयोग जाता है। लेकिन 2014 के बाद लगातार चुनाव आयोग रूपी एम्पायर पर जो सवाल उठे हैं और वो परिणाम जिस तरीके से आए, और चुनाव आयोग पर जब सवाल उठे तो चुनाव आयोग सीधे उसका जवाब न देकर सूत्रों के हवाले से एक राजनेता की तरह जो भी विपक्षी दल के लोग सवाल उठाते उन पर हमला करना, बहुत ही अनौपचारिक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि चुनाव आयोग आज अपनी जो संवैधानिक उसकी एक ऑटोनॉमी थी उसको खत्म करके वो गृह मंत्रालय का एक विभाग बन के रह गया है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो टी.एन. शेषन हुए जिन्होंने कहा कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। उनका कोट बहुत प्रचलित भी हुआ जी। तो भारत ने ऐसे भी चुनाव आयुक्तों को देखा जिन्होंने पारदर्शी तरीके से चुनाव को संपन्न कराने का प्रयास किया। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक चलन देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से। राहुल गांधी 2025 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव आता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राहुल गांधी जो एलिगेशंस लगाते हैं चुनाव आयोग पर, उसमें शामिल था कि कई बार एक ही व्यक्ति से बार बार वोटिंग करवाने की बात थी, वोट काटने की बात थी। अक्सर मैंने ये चलन देखा सर कि 2014 के पहले चुनाव आयोग पर सवाल तब भी उठते थे, लेकिन चुनाव आयोग कभी विपक्षी पार्टियों की तरह व्यवहार नहीं करता था। चुनाव आयोग उसको क्लैरिफाई करने के लिए चीज़ें करता था। और जब इस बार ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाया गया, ज्ञानेश गुप्ता पे सवाल उठाया गया, तो ज्ञानेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर सवाल उठाया और शपथ पत्र की बात की और तरह की बातें की। तो इसमें जो एक्स ECI भी थे, कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है अगर चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठ रहा है। तो जो ये अभी पिछले महीने की बात है कि ममता बनर्जी को टारगेट करके ट्वीट कर रहा है चुनाव आयोग, वो लग रहा है जैसे सरकार का नुमाइंदगी कर रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि चुनाव, हमारे संविधान में जब संविधान बन रहा था तो चुनाव आयोग की जो परिकल्पना थी वो एक स्वतंत्र सत्ता के बतौर, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, वैसे चुनाव आयोग ही भी एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं 2010 के बाद जो स्थिति आई, हर संस्थाओं का लगातार डिक्लाइन हुआ, हिरास हुआ, उनकी फंक्शनिंग से लेकर के। उसका कारण है कि जो भी सरकार आई, जो लोग सत्ता में हैं, वो सारी चीज़ें एक, जिसको कहते हैं ना टोटलिटेरिज्म, एक सर्वसत्तावाद की सारी चीज़ें, जो संघवाद हो,
राज्य और केंद्र के रिश्ते को लेकर के, या हर संस्थाओं में जो एक चेक एंड बैलेंस था उसको खत्म करके दो ही लोग हैं जिनके बारे में राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि दो लोग बेचते हैं और दो लोग खरीदते हैं, मतलब चार लोग ही इस पूरे इतने बड़े प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाले इस मुल्क को चला रहे हैं। सर इसमें तो मैं एक जो आपने बुनियादी पूछा था सवाल कि ममता पर ट्वीट हो रहा था या राहुल गांधी पर ट्वीट चुनाव आयोग के द्वारा, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि वह गृह मंत्रालय का एक विभाग बन के रह गया, जबकि मेरा मानना है उसका बुनियादी कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में, जब 2 साल पहले 2023 में वो केस एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई नियम नहीं है और वो प्राइम मिनिस्टर और के कोलिजियम के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है, तो बेहतर ये हो कि सीजीआई को शामिल किया जाए और ताकि एक बेहतर चुनाव आयुक्त नियुक्त हो। उसके अनुपालन में जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय नहीं होता है, तो मैंने जब तक कोई इनेक्टमेंट नहीं, कोई कानून नहीं बनता, तो ये गाइडलाइन उसने जारी किया। आपको जान के हैरानी होगी कि जो नया कानून बनाया गया उसकी भावनाओं को, उसकी स्पिरिट को ही खत्म कर दिया गया, जबकि नियम ये होता है कि जैसे ये वर्किंग वुमेन के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी हुई कि जो कार्यस्थलों पर यौन शोषण होता है उसके लिए एक गाइडलाइन, तो जब इनेक्टमेंट यूपीए सरकार ने बनाया तो उस को पूरा इनकारपोरेट किया, उसका उसकी स्पिरिट न मरने पावे। ये ठीक है, कानून बनाने का अधिकार विधायिका को, नो डाउट, लेकिन एक जो स्पिरिट है न्यायालय की इंटरप्रिटेशन की, उसको मरने नहीं देना चाहिए। तो जब आपका उद्देश्य ही है कि जो भी इसमें तो पीएम और उसके नॉमिनी और विपक्ष की बात वही, तो वो नियुक्ति ही जो है वो इस तरह से होगा कि जो आपके प्रति लायल हो वो आप चुनाव आयोग। तो फिर जबकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त हो जो प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठा सके, या प्रधानमंत्री के द्वारा भी अगर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा हो तो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। तो ओवरऑल जो मेरी पीड़ा है वो ये है कि आज हम इस मोड़ पर पहुंचे हैं, उसके लिए केवल राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल तो दोषी है ही है, साथ साथ इसका मैं मानता हूं कि हमारे देश की जनता का जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस है, जो सामूहिक चेतना है, वो भी कहीं ना कहीं और मूल रूप से वो दोषी है। आप इसी देश के अंदर, एक मैं अधिवक्ता हूं, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि पूरा फौजदारी कानून बदल दिया गया, पूरे देश में कोई डेलिब्रेशन नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, और वो कानून केवल नाम बदला गया, कुछ उसमें रिग्रेसिव प्रोविजन लाए गए, और वो कानून कहीं भी तमिलनाडु वगैरह में थोड़ा बहुत रजिस्ट हुआ, लेकिन कहीं चर्चा नहीं, उसको चर्चा नहीं हुई, कोई उस पर रजिस्ट नहीं होता है। इसी तरह आप देखते हैं जब किसानों का, पंजाब और हरियाणा के किसान भारी संख्या में बैठे रहते हैं, पूरे देश में लोग आए, लेकिन उस तरह से रजिस्ट नहीं हुआ। तीसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे आज जो पीड़ा है, जो 5 चुनावों से अगर मैं जोड़ के देखता हूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक SIR पर जाता है, मेरा मानना है कि कोई भी संवैधानिक सवाल, अगर संवैधानिक प्रश्न चुनाव याचिका के माध्यम से अगर दाखिल है, तो न्यायालयों का यह दायित्व है कि वो प्रियॉरिटी पर चुनाव संवैधानिक सवालों पर निर्णय दें और उसको हल करें। अगर SIR की संवैधानिकता को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो चुनाव आयोग और जो भी दीगर पार्टियां थी उनके बहस को सुन करके आपको संवैधानिकता पर तुरंत जल्दी फैसले देना चाहिए, रोक देना चाहिए, तब तक फैसले देना चाहिए था। आपने फैसले न दे करके आप उसमें रिलीफ देना, और पंचायत आपने खाप पंचायत की तरह वहां पर फैसले सरना शुरू कर दिए। सबसे सेंसिटिव बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कुछ भी ऑड एंड इवन हुआ है, तो चुनाव रोक के उसका पहले निस्तारण करिए। बिल्कुल नहीं, वो तो ऑड इवन नहीं। मान लीजिए एक सवाल है, देखिए न्यायालय का काम बहुत निर्णायक नहीं होता, न्यायालय का काम होता है कि जो कानूनी सवाल उस पर उसको चुनौती दी गई उस पर वो जवाब दे, रॉन्ग है राइट जो भी दे। मैं तो मानता हूं कि भाई तमाम मामलों पर हम सहमत नहीं होते हैं, चाहे वो अयोध्या से लेकर तमाम मामले, लेकिन इस देश ने मान लिया ना, ठीक है आपने दे दिया। जब हम SIR चैलेंज किए, इसमें योगेंद्र यादव जैसा बुद्धिजीवी, सोशोलॉजिस्ट तक बहस किया, हाँ, तो आप आज पूरे 6 महीने लगभग होने जा रहा है, आप क्यों लटकाए? आपको तो सबसे पहले ही कि SIR इज कॉन्स्टिट्यूशनल, वेदर SIR इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, इस पर आपको फैसला देके उसको समाप्त कर देना चाहिए। और बाकी चुनाव आयोग की आप जिम्मेदार हैं, अगर वो कह देता कि भाई असंवैधानिक, वहीं पर प्रक्रिया रुक जाती ना, तो आपने स्टे किया चुनाव, और उसका परिणाम सबसे हास्यास्पद, एक मैं बीइंग ए लॉयर, मुझे लिए सबसे दुखद दिन रहा जब उस बेंच का एक माननीय न्यायमूर्ति ने यह कहा कि 27 लाख लोग अगर चुनाव आज नहीं दे पा रहे हैं तो अगली साल आप वोट दे देंगे। एक भी व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट पर हमारा संविधान जोर देता है। एक भी व्यक्ति अगर कह रहा कि हमें वोट देना है
तो आप ये नहीं कह सकते, उसके लिए आपको इंतजाम करना होगा। और कई ऐसे बूथ बनाए जाते हैं उत्तराखंड से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहां केवल एक व्यक्ति वोट देता है। तो और अभी हालिया चुनाव में तमिलनाडु में एक कैंडिडेट एक वोट से ही जीता है। एक वोट से इस देश की सरकारें गई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की 2 बार सरकारें गई हैं। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट जिन पर यह जिम्मेदारी है कि नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसका ये कहना ये अपने आप में ही पूरी व्यवस्था के पोल को खोल के रख देता है। तो सर इज सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज्ड? मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि कंप्रोमाइज्ड, लेकिन ओवरऑल जो होलिस्टिक व्यू बन रहा है वो है कि संस्थाएं संविधान के द्वारा जो दायित्व सौंपा गया है वो अपने फर्ज को सही ढंग से नहीं निभा पा रही हैं। उसके लिए 2 कारण हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27,000 लाख लोगों को फिर वोट दे लेंगे, ये कोई मेला और बाजार नहीं है कि अगली साल नहीं जा पा रहे हो बेटा इस बार चले जाना। इस पर एक यहाँ से रेजिस्टेंस होना चाहिए था जनता की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने चाहिए थे कि अगर ये 27 लाख लोग को जो भी रंग राइट उनको अवैध डिक्लेयर कर दो, चल जाएगा, जो भी करना है एक विधि के द्वारा तय प्रक्रिया से उनको करो, नहीं तो चुनाव नहीं होने देंगे। जनता का रिएक्शन आना चाहिए कि हमारे ही देश के लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे। जब तक ये नहीं है, दूसरा ओवरऑल हर पार्टी इनसे अलायंस कर लो, उनसे अलायंस कर लो और उससे कहीं कभी कभी जीत जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं, उससे बात बनने वाली अब नहीं है जिस मोड़ पर राजनीति आ चुकी है। और मैं बीजेपी की इस मामले में प्रशंसा करता हूं या आरएसएस की कि वो उसने अपने व्यू को कभी नहीं बदला। रणनीतियां भले बदली, उसने समाज के उन वंचित तबकों को जिनको मनवादी व्यवस्था में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं, उनको कुछ प्रतिनिधित्व दे करके ये रणनीति का हिस्सा है, लेकिन जो उनका उद्देश्य है उसमें उन्होंने कभी बदलाव नहीं किया। तो और सारी पार्टियों ने कोई उद्देश्य ही नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजिकली कोई आज अखिलेश यादव पीडीए चिल्लाएंगे, कल कोई कुछ और कहेगा। ममता का भी कोई उद्देश्य नहीं था, कांग्रेस से निकली थी, सीपीएम के अगेंस्ट वो बन गई। तो कुल मिलाकर ये हमारी बातचीत थी जिसमें डेमोक्रेसी को हमने केंद्र में रखा और ये बात करने की कोशिश की कि हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं संवैधानिक लोकतंत्र हमारा संकट में है। थैंक यू सर। नमस्कार।